हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूआर स्टडी। पिछली वीडियो में हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे हुआ, भारत में आने का उनका क्या उद्देश्य था और किस प्रकार उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया और उन्होंने क्या क्या रणनीतियां अपनाई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने अनेक रणनीतियां बनाई, जिसमें सर्वप्रथम 1757 का प्लासी का युद्ध था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल हुई तथा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक और राजनीतिक विवाद भी सुलझ गए। उनका अगला युद्ध 1764 का बक्सर का युद्ध था। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल हुई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, अब वो शासन करने लग गई थी। फिर समय में परिवर्तन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो पहले अच्छे से कार्य कर रहे थे, अब उनमें भ्रष्टाचार फैल गया था। भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, इसकी क्या क्या विशेषता थी और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद के सदस्य कलिबरी, मानसन, मार्वेल और फ्रांसिस अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर भी किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर, जॉन हाइड, रॉबर्ट चेम्बर्स थे। इस अधिनियम में एक अन्य प्रावधान भी किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारी पहले निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से रिश्वत लेते थे। अब इस अधिनियम द्वारा उन पर पाबंद लगा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इनसे भारत में इनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। इसका प्रमुख कारण आर्थिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्तीय संकट। 1772 में कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। इसका कारण प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और अन्य छोटे युद्ध। इसके कारण कंपनी के पैसों का बहुत नुकसान हुआ। बंगाल की दीवानी 1765 मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने राजस्व वसूली में अत्यधिक भ्रष्टाचार करने लगे। कंपनी के अधिकारी बिना पूंजी निवेश किए सिर्फ लूटने की नीति अपनाने लगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था खत्म होने लगी, जिस कारण कंपनी की आय में कमी होने लगी। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस भयंकर अकाल के कारण बंगाल के 1/3 आबादी को मौत का सामना करना पड़ा तथा इससे खेती चौपट हो गई, कर वसूली घट गई और व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होने लगा। इन सभी कारणों के कारण रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में इन प्रावधानों के बावजूद भी कुछ कमियां आई है, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद
के अफसरों के बीच में विवाद होने लगे। सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के अफसरों के बीच में भी टकराव होने लगे। यह केवल शुरुआत थी, पर यह प्रणाली बहुत अस्पष्ट और अधूरी थी।